ओके। तो हमने लास्ट कहाँ तक देखा? हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर रहे थे ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, एक सेकेंड, कैपिटल एम्प्लॉयड में हम सिर्फ एसेट्स वो वाले लेंगे जो ये डिवीजन कंट्रोल करती होगी। ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। क्यों? हम कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफिस वाले एसेट्स नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम प्रॉफिट वो ले रहे हैं जो इन डिविजन्स ने खुद अर्न किया है अपनी अपनी बेस पे, तो हम एसेट्स भी वही लेंगे ना सिर्फ जो हमने उनको दिए हुए हैं कि इससे प्रॉफिट अर्न करो। दिए हुए तो ये 3600 भी हैं जो हेड ऑफिस कंट्रोल करता है, लेकिन द थिंग इज कि वो यूज थोड़ी करते हैं इसको, ये डिवीजन वाले। तो डिवीजन वाले जब इस एसेट को कंट्रोल नहीं कर रहे तो इस एसेट पे रिटर्न भी नहीं निकाल पा रहे होंगे, वो अर्न कर पा रहे होंगे, राइट? वो तो रिटर्न जो अर्न कर रहे होंगे वो सिर्फ इन एसेट्स पे कर रहे होंगे जो वो खुद कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो इस वजह से हम सिर्फ कंट्रोल्ड बाय द डिवीजन वाले एसेट्स लेंगे। हेड ऑफिस के कंट्रोल वाले डिवीजन, हेड ऑफिस के कंट्रोल वाले एसेट्स नहीं लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर, ठीक है? बाकी इन्वेंट्री रिसीवेबल हम एज इट इज़ ले लेंगे, तो ये हमारे टोटल एसेट्स आ गए। और उसके बाद हम अगर करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो करंट लायबिलिटीज़ दो हैं, ओवरड्राफ्ट और पेबल। इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई थी कि कोई चीज़ इनके कंट्रोल से बाहर हो, कोई हेड ऑफिस का इन्फ्लुएंस हो। इसका मतलब ये सारी लायबिलिटीज़ कंट्रोलेबल ही हैं, सारी लायबिलिटीज़ बिल्कुल ठीक है, तो हमने लायबिलिटीज़ ले ली। ऐसे हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लिया, टोटल कंट्रोलेबल एसेट्स माइनस टोटल कंट्रोलेबल लायबिलिटीज़, ठीक है? और ऐसे हमारे पास आरओआई आ गया हमारा, कंट्रोलेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रोलेबल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ अगेन मैं थोड़ी ज़्यादा क्लियर कर दूं। जैसे देखो, डिवीजन पी के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा नॉन करंट एसेट्स कंट्रोल्ड बाय डिवीजन, ऐसे ही नॉन करंट एसेट्स कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफिस। और डिवीजन ओ में भी ऐसे ही नज़र आ रहा होगा। कितना कितना है? 15400, 3600, 2700 और 5200। तो देखो, नॉन करंट एसेट्स जो ओन करती हैं ना, ओनरशिप जो है इन डिविजन्स के पास, वो ये पूरी है। नॉन करंट एसेट्स जो ये डिविजन्स ओन करती हैं वो इतने पूरे के पूरे एसेट्स ओन करती हैं, ठीक है? ओनरशिप पूरी है, लेकिन कंट्रोल सिर्फ इतने एसेट्स का है। कंट्रोल सिर्फ ये वाले एसेट्स करती हैं, येलो वाले जो मैंने हाईलाइट किए। तो आप जो रिटर्न निकालोगे उसमें जो आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हो, उस कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए जो आप एसेट्स लोगे, आप वो सिर्फ कंट्रोल्ड बाय डिवीजन वाले एसेट्स लोगे, ओन्ड बाय डिवीजन वाले एसेट्स नहीं लोगे। क्योंकि ओनरशिप अलग चीज है, कंट्रोल अलग चीज है। एक चीज मेरे नाम पे लेकिन मैं उसको यूज ही नहीं, इमेजिन ना, अगर मेरे नाम पे एक गाड़ी है और वो गाड़ी लाइक मैं यूज ही नहीं कर रहा, कोई और चला रहा है और उसने किसी को मार दिया, तो लाइक इन रियल वर्ल्ड तो ऑब्वियसली मेरे ऊपर केस बनता है, लाइक क्योंकि वो मेरे नाम पे गाड़ी थी रजिस्टर्ड। बट द थिंग इज के लॉजिकली अगर देखो तो मेरी कोई जिम्मेदारी तो नहीं है ना उसके अंदर, तो मेरे ऊपर तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, राइट? ऐसी मेरे पास ओनरशिप में ये एसेट्स हैं डिविजन्स, इन दोनों डिविजन्स के पास, लेकिन इतने एसेट्स ये कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे, ये यूज कर ही नहीं पा रहे। तो ऑब्वियसली इन पे जितना भी रिटर्न आ रहा हो ना आ रहा हो, उसका इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये जो रिटर्न अर्न कर रहे होंगे वो सिर्फ उन एसेट्स को यूज करके अर्न कर रहे होंगे जो इनके अपने कंट्रोल में है। तो ऑब्वियसली जब आप आरओआई कैलकुलेट करोगे तो आप सिर्फ वही वाले एसेट्स लोगे जो इनके अपने कंट्रोल में है। सही है? हेड ऑफिस वाले एसेट्स इसलिए हम नहीं लेंगे। ओके, तो ये हमारी सारी ये हो गई वर्किंग। नाउ रिक्वायरमेंट नंबर बी। चलो रिक्वायरमेंट नंबर 2 जल्दी से। हमने क्यों कुछ चीज़ें एक्सक्लूड की, क्यों कोई चीज़ें इंक्लूड की, उसके रीजन हमें पता है। हमने जो जो चीज़ें एक्सक्लूड इंक्लूड की हैं, कितने मार्क्स हैं? 8 मार्क्स है ना। तो हम हर चीज़ के बारे में एक एक दो दो पॉइंट्स बता देंगे कि जैसे कि हमने क्या क्या एक्सक्लूड किया था। हमने हेड ऑफिस की डिप्रिसिएशन हटाई थी, तो इन दोनों के लिए ये 2 मार्क्स यहाँ से आ गए, ठीक है? 2 मार्क्स इसके आ गए। एलोकेटेड हेड ऑफिस कॉस्ट हमने हटाई थी, 2 मार्क्स इसके हो गए, 4 मार्क्स हो गए, ठीक है? यस। एक हमने ये हटाया था, एक्सेप्शनल फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ हेड ऑफिस, 1 मार्क इसका, यू कैन से 5 नंबर हो गए हमारे।
और गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट एक चीज़ ये हटाई थी। इसका हम एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई हेड ऑफिस ने सेल किया है इक्विपमेंट, हमने थोड़ी किया है। तो जो भी फायदा हुआ है वो हेड ऑफिस के डिसीजन की वजह से हुआ है, हमारे डिसीजन की वजह से नहीं हुआ। ऐसी फैक्ट्री हेड ऑफिस ने बंद की थी, हमने बंद नहीं की थी। तो जो नुकसान हुआ है वो हेड ऑफिस की वजह से हुआ है, हमारी वजह से नहीं हुआ। सो वी विल एक्सक्लूड इट। तो कितने 6 नंबर हो गए यहाँ तक? यस। दो इस डेप्रिसिएशन के, जो हेड ऑफिस के एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लग रही थी, हमने ये ऐड बैक की थी। दो इसके, दो हेड ऑफिस की कॉस्ट के, चार पांच इसका फैक्ट्री का, छठा नंबर हो गया हमारा सेल ऑफ इक्विपमेंट का। 7 और 8 2 नंबर रह गए, वो 2 नंबर इसके लगा लो आप। ये जो हमने हेड एक्सचेंज रेट का भी होगा ना? एक्सचेंज रेट तो हमने कुछ भी नहीं किया था, एक्सचेंज रेट सही तो था। एक्सचेंज एक्सचेंज रेट तो इंक्लूड किया था तो उसका भी रीजन दे रहा है ना, क्यों इंक्लूड किया? एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज, हाँ, एक्सचेंज गेन और ये जो लॉस है, एक्सचेंज गेन और लॉस तो हमने कुछ भी नहीं किया। मतलब ने उसको रहने दिया, उसका भी रीजन देना पड़ेगा ना? नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम, अगर आपने कुछ हटाया है तो उसका बताओ, कुछ ऐड बैक किया है तो उसका बताओ। अच्छा, सही सही सही। तो इन शॉर्ट हमें इन चीज़ों की रीजनिंग देनी है, एडजस्टमेंट का देनी सही है। एडजस्टमेंट्स की रीजनिंग देनी है। तो सही। जो जो चीज़ें हमने कंसीडर नहीं की, उसको एक तरीके से हमने एडजस्ट किया है ना। तो हमने क्या क्या सही चीज़ें है। हटाई हैं, वो चीज़ें हटाई हैं जो हमने ऐड बैक की हैं, जैसे कि ये हेड ऑफिस की डेप्रिसिएशन। सही। ऐसे ही हेड ऑफिस की एलोकेटेड कॉस्ट, तो 2 नंबर और 2 नंबर, 4 नंबर हो गए। यस। ऐसे ही हमने फैक्ट्री कॉस्ट जो हेड ऑफिस ने बंद की थी, हमने तो नहीं की थी, तो हमने इसको बता देंगे हम कि हमने इसको ऐड बैक क्यों किया है। अगर देखो तो ये सारी चीज़ें हमारी एडजस्टमेंट्स के अंदर नज़र आ रही होंगी आपको, ये सारी वही है जो हमने एडजस्टमेंट्स की हैं। यस। ऐसे ही हमने एक सेल ऑफ इक्विपमेंट को एक्सक्लूड किया था, एक तरीके से इसको डिडक्ट किया था, क्योंकि ये ऐड गलत हुआ था, ये एक रेवेन्यू था, इसलिए इसको डिडक्ट किया था। बाकी यस। जो भी चीज़ ऐड बैक की थी वो क्योंकि कॉस्ट थी, इसलिए उसको ऐड बैक किया था। ये रेवेन्यू था, इसलिए इसको डिडक्ट किया हटाने के लिए। तो ये चीज़ें हो गई। 6 नंबर इनके हो गए। अगेन, यस। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 नंबर, सही है, 5 नंबर, 6 नंबर। रिक्वायरमेंट 8 नंबर की है, तो 2 नंबर रह गए। अब 2 नंबर कहाँ आएंगे? वो 2 नंबर यहाँ आएंगे जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में एडमिन कंट्रोल्ड, हेड ऑफिस कंट्रोल्ड एसेट्स को नहीं कंसीडर किया। वो 2 नंबर आप इसके लिए एक्सप्लेन कर दोगे कि भाई हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑब्वियसली एसेट्स कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफिस हैं, तो इस पे डिविजन्स रिटर्न नहीं अर्न कर पा रही होंगी, तो इट वुड बी अनफेयर टू ऐड इट टू देयर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। सही। तो ये आपके 8 मार्क्स की 8 चीजें हो गई आपके पास। समझ आ गया? यस। बाकी ब्रीफली डिस्कस कि अप्रोप्रिएट, whether it would be appropriate to treat each division as investment center। 2 मार्क्स है, मतलब एक एक नंबर फॉर डिवीजन पी, एक नंबर फॉर डिवीजन ओ। तो क्या ये अप्रोप्रिएट होगा दोनों डिविजन्स को इन्वेस्टमेंट सेंटर की तरीके से ट्रीट करना? आई थिंक यस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 15,000 तक की इन्वेस्टमेंट तो वो कर सकते हैं ना। तो इन्वेस्टमेंट तो वो कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से तो इट इज़ अप्रोप्रिएट उनको इन्वेस्टमेंट सेंटर के तरीके से ट्रीट करना चाहिए। बट हाँ, नॉट फुली अप्रोप्रिएट। क्यों? क्योंकि उसमें भी फिर एक लिमिट है ना, कि वो एक हद तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, उसके बाद उनको हेड ऑफिस का अप्रूवल चाहिए ही होगा। उसके बाद हेड यस। ऑफिस की मर्जी है। तो एक हद तक तो ठीक है, लाइक बट लाइक ऑन अ फुल फ्लेज स्केल नहीं। सही है। तो यस। इसका अगर हम आंसर से देख लें, आंसर में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, ये तो सारी वही देखो, एक एक करके उन्होंने बात एक्सप्लेन की हुई है, ये वही एडजस्टमेंट्स हो गई। इस इन्वेस्टमेंट सेंटर की बात करें तो हम ये क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटर वो होता है जहाँ पे नॉट ओनली सेल्स बट कॉस्ट बट ऑल्सो वर्किंग कैपिटल एंड नॉन करंट एसेट्स, हर बेस पे आपको जज किया जाता है, आपकी क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है, आपका उस पर रिटर्न क्या आ रहा है, एवरीथिंग। Both the divisions do have the responsibility for the working capital, that is clear from the scenario. Working capital means current assets, current liabilities, बिल्कुल इनके अपने कंट्रोल में है। However, they only have responsibility over some assets। वही 15,000 वाली बात एक तो 15,000 वाली बात आ गई, दूसरी एसेट्स के बारे में भी बात आ गई। क्योंकि जब आप एक डिवीजन को इन्वेस्टमेंट सेंटर ट्रीट कर रहे हो, तो अगेन आप कैपिटल एम्प्लॉयड की बेस पे भी जज कर रहे हो ना, और पूरे के पूरे कैपिटल पे उनका
कंट्रोल नहीं है, कुछ एसेट्स पे उनका कंट्रोल नहीं है, जैसे कि ये हेड ऑफिस कंट्रोल्ड एसेट्स, इन एसेट्स पे उनका कंट्रोल नहीं है, तो ये अनफेयर हो जाएगा। यस। इसीलिए हमने जो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया था उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ गई थी हमें। तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा एसेट बेस है उसको वो कंट्रोल नहीं करते, एंड इन सच सर्कमस्टांसेस इट कुड बी आर्ग्यूड दैट इट इज करेक्ट to treat them as investment centers, provided that appropriate adjustments are made when ROI is used assessing their performance to assess their performance। वो यही कह रहे हैं कि क्योंकि कुछ एसेट्स तो कंट्रोल ही नहीं कर रहे डिविजन्स, तो इसलिए ROI जो आप इन्वेस्टमेंट सेंटर ट्रीट कर तो सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट है, और आर्ग्यूमेंट क्या है कि फिर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको वो एसेट्स एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, जो हमने भी किया था। हमने भी वो सही। एसेट्स नहीं लिए थे, हमने सिर्फ कंट्रोल बाय डिवीजन वाले लिए थे। ऑन द अदर हैंड ये वही वाली अब 15,000 वाली बात आ गई कि मैनेजर से 15,000 तक का एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, विच इज़ अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट। उसके बाद उनको हेड ऑफिस की ही ज़रूरत है अप्रूवल की, सजेस्टिंग दैट ट्रीटमेंट एज इन्वेस्टमेंट सेंटर इज नॉट अप्रोप्रिएट। अगेन ये भी इनके अगेंस्ट जा रहा है कि इस हिसाब से भी जब इनका कंट्रोल ही नहीं है। देखो अगर आप देखो उनके एसेट्स कितने डॉलर्स के हैं, 15,400, और आगे 3 जीरोस लगे हुए हैं, मतलब 15.4 मिलियन यू कैन से। यस। एक डिविजन 15.4 मिलियन डॉलर के एसेट्स कंट्रोल कर रही है, और उस डिवीजन के मैनेजर के पास इन्वेस्टमेंट करने की कितनी अथॉरिटी है, सिर्फ 15,000, विच इज लाइक बेयरली 0.1%, लाइक हो सकता है 0.01% हो, लाइक 15,000 डिवाइडेड बाय 15 मिलियन, 0.1%। मतलब ये डिवीजन जितने एसेट्स कंट्रोल कर रही है, कितने एसेट्स कंट्रोल कर रही है, 15.4 मिलियन, और इस डिवीजन के मैनेजर के पास फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की अथॉरिटी कितनी है, सिर्फ 15,000, विच इज 0.1% ऑफ देयर एसेट्स कंट्रोल्ड बाय देम। तो बहुत थोड़ा अमाउंट है, इस अमाउंट की बेस पे आप उसको इन्वेस्टमेंट सेंटर नहीं कह सकते। इवन ये जो लिमिट दी है ये भी इसलिए दी हुई है कि यार थोड़ी बहुत छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट के लिए आप हेड ऑफिस को थोड़ी तंग करोगे, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट तो चलो आप खुद कर लो। ये लिमिट इसलिए दी हुई है बस, इससे और कुछ नजर नहीं आ रहा कि आप बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते। वो ये छोटी छोटी सही। इन्वेस्टमेंट्स तो बेसिक्स ही होती हैं कि कोई चीज़ टूट गई, ख़राब हो गई, रिप्लेस कर दो, और लाइक कोई छोटी मोटी इक्विपमेंट लेनी है तो चलो ले ली। बट जो प्रॉपर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है कि मैं कोई और प्रोडक्ट लाइन शुरू करने जा रहा हूँ, मैं कोई पूरा एक नया प्लांट लगा रहा हूँ, प्रॉपर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, वो तो आप करने नहीं दे रहे इनको। तो इसलिए तो हेड ऑफिस जब इंटरवीन कर ही रहा है, एट द एंड ऑफ द डे उसका डिसीजन है हेड ऑफिस का, तो इनको आप इन्वेस्टमेंट सेंटर नहीं कह सकते। ठीक है। सही। And then the last requirement is discuss the problems using ROI to measure managers performance। अब इसके लिए अगर आप देखो, आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी करके दिखानी पड़ेगी। आप RI कैलकुलेट करके दिखा दो तो एक दो नंबर आपको कैलकुलेशन के मिल जाएंगे, सही है। एंड देन आप कंपेयर करो ROI और RI को, कि डिवीजन P और डिवीजन O का ROI क्या आया है और RI क्या आया था। लाइक अगर मैं RI कैलकुलेट करूं तो RI कैसे कैलकुलेट होगा, कंट्रोलेबल प्रॉफिट माइनस नोशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नोशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, सही है। यस। कंट्रोलेबल प्रॉफिट माइनस नोशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये इसका फॉर्मूला होगा। और अगर आप देखो तो क्वेश्चन के अंदर आपको ROI के अंदर हमारा कहीं इंटरेस्ट रेट यूज होता है नहीं। ROI तो सिंपल है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यस। इन्वेस्ट तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट क्यों दिया था, अगर आप थोड़ा गौर से सोचो, इंटरेस्ट रेट दिया ही इसलिए कि आप ROI कैलकुलेट करके दिखाओ इनको, सॉरी RI, रेसिजुअल इनकम, क्योंकि रेसिजुअल इनकम के लिए यूज होता है, रेसिजुअल इनकम की कैलकुलेशन में यूज होता है इंटरेस्ट रेट।
रिटर्न यस। इन्वेस्टमेंट पे नहीं होता। तो आपने अभी तक जो उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करके दिया, उसमें तो आपने इंटरेस्ट रेट का कोई यूज ही नहीं किया। इंटरेस्ट रेट दिया हुआ इसलिए ताकि आप उनको आर आई भी कंपेयर करके दिखाओ फॉर द लास्ट रिक्वायरमेंट, एंड देन आप इन दोनों को कंपेयर करो, आर ओ आई और आर आई को। तो अगर मैं करूं तो क्या कंट्रोलेबल प्रॉफिट, एक सेकंड, it would be like what, controllable profit माइनस इनके कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो इंटरेस्ट ये अर्न कर सकते थे। इंटरेस्ट कितना है, 12%। ठीक है। यस। तो 984 इनका आर आई है डिवीजन पी का। सिमिलरली सेम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया तो 1364 आर आई है डिवीजन ओ का। अब अगर आप आर ओ आई की बेस पे देखो तो डिवीजन पी जीत रहा है, देखो 17.53। यस। लेकिन अगर आप आर आई की बेस पे देखो तो डिवीजन ओ जीत रहा है कि नहीं? हम्म। तो अब आप हमें बताओ कि किस बेस पे जज करना ज्यादा बेहतर है, आर ओ आई या आर आई? बताओ मुझे, तुम बताओ। आरओआई पे ज्यादा बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा? क्योंकि जो आरआई में हम परसेंटेज लेते हैं हम्म। वो जरूरी नहीं है बिल्कुल एक्यूरेट हो। नहीं मतलब देखो, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सिंपल सा रीजन है। आर ओ आई परसेंटेज टर्म्स में कंपैरिजन देता है जो फेयर होता है, यस। और आर आई एब्सोलूट नंबर्स में वैल्यूज देता है जो कि अनफेयर सही है। सही। इमेजिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई दो लोग हैं, पर्सन ए पर्सन बी, प्रॉफिट, एक सेकेंड, प्रॉफिट, ए ने प्रॉफिट अर्न किया 5000, बी ने अर्न किया प्रॉफिट 50000। तो किसके साथ जाओगे आप? बी के साथ। बी के साथ, क्योंकि बी का प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा है। सेम यस। यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। डिवीजन पी की आर आई कम नजर आ रही है, डिवीजन ओ की आर आई ज्यादा नजर आ रही है। तो अभी तक हमें डिवीजन ओ अच्छा लग रहा है कि भाई इसका आर आई ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि इन्वेस्टमेंट जो ए ने की हुई थी वो थी 10,000, और बी बंदे जो ये जो बी पर्सन था, इसने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो थी लेट सपोज टू 50,000। अब बताओ किसके साथ जाओगे? अब आप देखोगे परसेंटेज में यस। कि भाई इसने 50% रिटर्न अर्न किया है। एक सेकेंड, ए ने 50% अर्न किया है रिटर्न, जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की थी उसका आधा अमाउंट उसने प्रॉफिट अर्न कर लिया। और बी ने 20% रिटर्न अर्न किया है, मतलब उसने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसका 20% उसने रिटर्न निकाला है। तो परसेंटेज में ए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसका सिर्फ प्रॉफिट की एब्सोलूट वैल्यू में उसका प्रॉफिट इसलिए कम था क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट ही थोड़ी सी है। उसको भी आप यस। ज्यादा कैपिटल दे दो, वो भी ज्यादा रिटर्न दे देगा आपको। बात समझ आई? यस। तो इसलिए आप हमेशा परसेंटेज टर्म में प्रेफर करोगे। आर आई इसलिए आपको बड़ा और छोटा नंबर देख के ऐसा लगेगा कि बड़ा नंबर अच्छा है, बट हो सकता है बड़ा नंबर इन परसेंटेज टर्म्स वो अच्छा परफॉर्म ना कर रहा, राइट? रिलेटिवली वो बड़ा हो, क्यों? क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट इतनी सारी अवेलेबल है उसके पास। तो वो थोड़ा सा भी प्रॉफिट अर्न करे तो आपके 100% प्रॉफिट से ऊपर ही निकल जाए वो। सही सही। सही है। तो इस वजह से आई वुड से कि आर आई वुड नॉट बी अ बेटर measure to compare. ROI would be a better because it is relative. It is in percentage terms. तो आपने कैलकुलेशन कर ली तो थोड़े से नंबर आई वुड होप कि इसके मिल जाएं। आंसर स्कीम में देखते हैं क्या इसके नंबर हैं। नहीं, नंबर तो नहीं है, लेकिन हो सकता है इनके आंसर में उन्होंने कोई लिखा हो। आंसर में भी नहीं है। चलो बट स्टिल फाइन, कैलकुलेट कर लिया तो चांसेस है नंबर मिल जाए। ओह सॉरी, अच्छा ही है, कुछ बुरा तो नहीं है और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं था, तो इट्स फाइन। यस। अब वही एडवांटेजेस और एडवांटेजेस बता रहे हैं ये।
दोनों के डिसएडवांटेजेस बता दो, एंड में कंक्लूजन सा दे दो। अ, तो ये किसकी साइड ले रहे हैं एंड में? ये तो आरआई की साइड ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? डिसएडवांटेज बता रहे हैं आरओआई का, दैट इज इट इज दैट इज द परसेंटेज इंक्रीजेस एज द एसेट्स गेट ओल्डर। ठीक है, आरओआई में कि हाँ बिल्कुल डिसएडवांटेज भी है। क्या है कि भाई आरओआई किस बेसिस पे कैलकुलेट होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल। तो मैनेजर जो भी है वो ये चाहेगा कि मेरा कैपिटल कम से कम हो, ताकि डिनोमिनेटर जब नीचे जाता है तो ओवरऑल आंसर ऊपर जाता है। यस। तो अगर आपका कैपिटल कम हो जाएगा तो आपकी डिनोमिनेटर कम हो गया तो आपकी आरओआई बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। फिर नुकसान ये है कि जब आपके प्रॉफिट्स, जब आपके एसेट्स पुराने होते जा रहे हैं, तो एकदम एक टाइम आएगा एसेट्स जवाब दे देंगे आपके, एंड दे विल बी डेड। फिर आपको मेजर इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ जाएगी। सेकेंडली, वेयर एंड टीयर होता रहेगा, तो आपका प्रॉफिट ऐसी बात नहीं है कि सस्टेन रहेगा, आपका प्रॉफिट भी नीचे आएगा। अगर आपका डिनोमिनेटर नीचे जाएगा, जब आपका कैपिटल नीचे जाएगा, आपके एसेट्स खराब होंगे, तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी नीचे ही आएगा, क्योंकि प्रॉफिट भी तो एसेट्स की वजह से ही आ रहा है ना। यस। तो यही बात लिख रहे हैं कि मैनेजर्स चाहेंगे कि हम पुराने पुराने एसेट्स रखें, रिप्लेस ना करें, क्योंकि इसकी वजह से आरओआई ख़राब होगा। जैसे कि वो यही बता रहे हैं कि अगर पी वाला डिवीजन जो है, अगर वो ना करता, वो जो है वो नहीं कर रहे होंगे इसीलिए इन्वेस्टमेंट, पी मैनेजर वुड नॉट हैव मेड द सेम डिसीजन विच हेड ऑफिस मेड टू इन्वेस्ट, क्योंकि हेड ऑफिस था, हेड ऑफिस को तो फर्क नहीं पड़ रहा, हेड ऑफिस तो कर देगा। तो इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने कर दी। और पी अगर मैनेजर के हाथ में डिसीजन होता तो पी मैनेजर बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि उसकी वजह से उसका क्या हुआ, उसकी फर्दर इन्वेस्टमेंट हुई, उसका कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ, उसका डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया। डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ तो कंपनी के तो बेनिफिट में है, कंपनी को तो फायदा ही होगा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से। इन लॉन्गर रन कंपनी सस्टेनेबल प्रॉफिट्स अर्न करती रहेगी, कंपनी पे खतरा नहीं होगा कि कभी भी कंपनी के एसेट्स जवाब दे देंगे। तो कंपनी को तो फायदा है, बट मैनेजर के हक में नहीं है ये, क्योंकि मैनेजर क्या कहेगा कि यार इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी एक तो, सही है, और रिटर्न ऑब्वियसली एकदम से तो आना नहीं है, रिटर्न तो थोड़ा थोड़ा करके ओवर द इयर्स आएगा। तो उसकी परफॉर्मेंस उस स्पेसिफिक ईयर में, जिस ईयर में इन्वेस्टमेंट हुई होगी, बहुत बुरी नजर आ रही होगी, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड एकदम शूट हो गया होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो एक ही साथ हो जाती है, रिटर्न एक साथ थोड़ी आता है। तो इन्वेस्टमेंट तो एक ही यस। साथ हो जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही साल में ऊपर चला जाएगा, और प्रॉफिट ऊपर जाएगा नहीं, प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाएगा हर साल थोड़ा थोड़ा। तो जिस साल इन्वेस्टमेंट होगी उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी नजर आ रही होगी। ये सारी चीज़ें थी। देखो अब ट्यूटोरियल नोट में एक और चीज़ कह रहे हैं, द ट्रैप टू अवॉइड हेयर इज स्पेंडिंग टू लॉन्ग डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ रेजिडुअल इनकम विच वाज नॉट आस्क्ड फॉर। रिक्वायरमेंट देखो, रिक्वायरमेंट में क्या था, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन यूजिंग आरओआई, बस। तो आप आरआई की यस। प्रॉब्लम्स डिफाइन करने नहीं बैठ जाना, आरओआई की प्रॉब्लम्स बतानी है बस। और सी मॉडल आंसर में भी उन्होंने बस आरओआई की प्रॉब्लम्स ही बताई हैं, इनफैक्ट हेडिंग भी प्रॉब्लम्स विद आरओआई है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो आपसे नहीं पूछा, क्या नहीं पूछा, प्रॉब्लम्स ऑफ आरआई, रेसिजुअल इनकम, ये आपसे नहीं पूछा, विच वाज नॉट आस्क्ड फॉर, तो आप उसमें नहीं टाइम वेस्ट कर देना। सही। सही है, बिकॉज आप यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टाइम लगाओगे, इन शॉर्ट आप घुमा फिरा के आप दूसरे क्वेश्चन का टाइम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ना। यस। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो ये हमारा सीआरक्यू था, ये मैं भेज दूंगा ग्रुप पे। अब अगला सवाल देखते हैं इसके बाद, वेट।